हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टोइशियोमेट्री। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्टोइशियोमेट्री एक बड़ा सा नाम है जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पहले इस बात को समझते हैं कि स्टोइशियोमेट्री होती क्या है और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल है कि हमें 1 कप चाय बनानी है। उस 1 कप चाय बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? हमें चाहिए आधा कप दूध, आधा कप पानी, 1 चम्मच चीनी और 1/4 स्पून हमें चाहिए टी लीव्स। जब आपको 1 कप चाय के बेसिक इंग्रेडिएंट्स पता है तो यस डेफिनेटली आप 10 कप टी के भी इंग्रेडिएंट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आधा कप हमें दूध चाहिए तो 10 के लिए कितना हो जाएगा? दैट इज 10 into half 5 कप मिल्क। इसी तरह से 10 into half 5 कप वाटर। इसी तरह से 10 into 1 10 स्पून शुगर एंड सिमिलरली फॉर टी लीव्स। तो इसका मतलब हुआ जब हमें एक सब्सटेंस के अमाउंट के बारे में पता है और हमें ज्यादा के अमाउंट के बारे में निकालना है, ये सारी कैलकुलेशन जिस मेथड से होती हैं इन्हें स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहते हैं और इस फिनोमिना को बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। चलो अब कुछ केमिस्ट्री के एग्जांपल्स लेते हैं। मान लेते हैं हमारे लेबोरेटरी में अमोनिया गैस को प्रिपेयर करना है। लेट्स से हमें 1 kg अमोनिया गैस बनानी है। इस 1 किलोग्राम अमोनिया गैस को बनाने के लिए हमें कितना किलोग्राम N2 चाहिए, कितना किलोग्राम H2 चाहिए, ये सभी कैलकुलेशन जिस मेथड से होंगी और इसी मेथड को बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास है जिंक ग्रैन्यूल्स और इसको हमने H2SO4 के साथ ट्रीट किया। एज अ रिजल्ट हमें मिल जाती है H2 गैस। मुझे STP पर H2 गैस चाहिए 2 लीटर। अब उस 2 लीटर H2 गैस के लिए मुझे कितना जिंक लेना चाहिए, कितना H2SO4 लेना चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन हम जिस मेथड से करेंगे इसी को स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहते हैं। इसको इजी बनाने के लिए मैंने इसे 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। आइए सीखते हैं क्या होते हैं 4 स्टेप्स और करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोइशियोमेट्री। तो ये हैं हमारे 4 स्टेप्स जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहला स्टेप जिसकी हम बात कर रहे हैं ये होता है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यस, जो भी आपको स्टोइशियोमेट्री क्वेश्चन दिया जाता है उसके अंदर सबसे पहले आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी होती है। जनरली जो इक्वेशन आपको बनानी होगी वो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी है, यानी जो भी आपके 9th-10th के चैप्टर्स थे उसमें आपने जो केमिकल कंपाउंड्स एलिमेंट्स की इक्वेशन सीखी हैं वैसी ही इक्वेशन आपको यहाँ बनाने के लिए बोली जाएगी। अदरवाइज अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा होता है जिसमें आपने इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो उस केस में आपको इक्वेशन क्वेश्चन में दी जाएगी। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फ्रॉम द गिवन डाटा। ये होता है हमारा स्टेप नंबर 2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन डाटा ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब हो सकता है मोल्स आपको वॉल्यूम की टर्म्स में निकालने हो सकता है आपको गिवन डाटा वॉल्यूम दिया हो सकता है आपको गिवन डाटा मास दिया हो, ये भी हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताए हो और ये भी हो सकता है आपको मोलारिटी बताई हो। तो जैसे भी आपको मोल्स निकालने होंगे, जैसे भी आपको गिवन डाटा दिया जाता है उससे आपको मोल्स निकालने होते हैं। अब थर्ड स्टेप आता है कि इस मोल्स से हम दूसरे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल्स निकालते हैं बाय यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड जैसा कि मैंने आपको चाय वाला एग्जांपल दिया था उसमें बताया था कि 1 कप चाय के लिए कितना मिल्क रिक्वायर्ड है, उसी हिसाब से 10 कप चाय बनाने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, इसी को हम यूनिटरी मेथड कह रहे हैं। एंड फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है जिसमें हम इन मोल्स को जो हमने यूनिटरी मेथड से निकाले हैं इन मोल्स को कन्वर्ट कर देते हैं into the terms as asked in question। तो क्वेश्चन में जिस भी टर्म में कहा जाता है उसमें आप कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन अगर आपसे कहता है कि वॉल्यूम निकालिए एसटीपी पर तो यस आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि आप मास बताइए तो आप मास भी बता सकते हैं। तो इसके लिए एक मैंने कन्वर्जन चार्ट बनाया है, इसको समझते हैं। तो हमारा टॉपिक है कन्वर्जन चार्ट। यस, इस जैसा कन्वर्जन चार्ट हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। मोल कंसेप्ट में भी हमने सीखा था और एक बार हम फिर से समझ रहे हैं। तो हमारे पास
मोल एक ऐसी चीज होती है जिससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास है मोल ऑफ अ सब्सटेंस। हम मोल से मास बता सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस। याद रखिए ये मास हमारे पास ग्राम्स में आना चाहिए। हम इससे वॉल्यूम एट एसटीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज वॉल्यूम एट एसटीपी, याद रखिए लीटर्स में होनी चाहिए। हम इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, हम इससे मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन मोलैरिटी के आते हैं तो उन्हें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं, चलो इसको सीखते हैं। अगर आपको मास दिया है और मास से आपको मोल पे जाना है तो इसका तरीका होता है कि मास को हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। जब भी मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मोल्स आ जाते हैं। इसका रिवर्स सोचिए, अगर आपको मोल से मास पे जाना है तो क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। जब भी हम मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास मिल जाता है। इसको समझते हैं। हमें पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशंस पे होता है 22.4 लीटर्स। तो 10 मोल्स का कितना होगा, इंटू 22.4 लीटर। तो हर बार हमें 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है। रिवर्स सोचिए, अगर आपको वॉल्यूम दिया है और मोल्स में आना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 22.4 लीटर से, और इससे हम मोल्स निकाल लेंगे। आप जानते हैं कि 1 मोल के अंदर फिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज एवोगाड्रो नंबर Na। अगर आपको 10 मोल्स में निकालने हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, 5 मोल्स में निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करना है 5 से। इसका मतलब हर बार हमें मल्टीप्लाई करना होगा एवोगाड्रो नंबर से। रिवर्स सोचते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं और हमें मोल्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई का रिवर्स हो जाता है रेसिप्रोकल। हमें डिवाइड करना होगा एवोगाड्रो नंबर से, तो हम मोल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अब आता है मोलैरिटी। आपने लास्ट वीडियो में देखा था मोलैरिटी और मोल्स का क्या रिलेशन था। जब भी हम मोल्स को डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। जब हम डिवाइड करते हैं मोल्स को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाती है। एंड रिवर्स सोचते हैं, अगर हमें मोलैरिटी से मोल्स पे आना है तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलैरिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, एंड दिस वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर्स, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। ये कन्वर्जन चार्ट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक A4 साइज शीट पर इसे ड्रॉ करके अपनी स्टडी टेबल के आगे लगाइए। कुछ दिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कन्वर्जन चार्ट याद हो जाएगा और आपको बार बार इसे देखने की नीड नहीं होगी। चलिए अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं उसमें कन्वर्जन चार्ट कैसे हम यूज करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid according to the reaction। तो स्टेप नंबर 1 अभी हमने पढ़ा कि जो भी क्वेश्चन होता है उसमें आप रिएक्शन लिखेंगे, या तो रिएक्शन दी जाएगी या फिर आपको खुद बनानी होगी। इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन ऑलरेडी दी हुई है। 4HCl plus MnO2 gives 2 times of H2O plus MnCl2 plus Cl2। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब स्टेप नंबर 2 है, जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उससे मोल्स निकालिए। तो यहाँ पे गिवन डाटा हमें दिया है 5 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसका मतलब मास ऑफ MnO2 इज 5 ग्राम्स। चलिए मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ MnO2, तो बच्चों को मैंगनीज का एटॉमिक मास याद नहीं होता है, अब आप याद कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटॉमिक मासेस आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे। मैंगनीज का एटॉमिक मास होता है 55 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास होता है 16। टोटल सम करते हैं 87 ग्राम पर मोल। तो मोल्स निकालते हैं। सेकंड स्टेप कहता है जो भी गिवन डाटा है उससे मोल्स निकालिए। तो मोल्स ऑफ MnO2 हमारे पास हो जाते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये हमारे पास मोल्स आ गए। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में हमें यूनिटरी मेथड लगाना है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl। इसका मतलब हुआ कि हमें HCl के बारे में हमसे पूछा जा रहा है और हमारे पास अमाउंट MnO2 की है। बस अब आप इन दोनों को ही देखेंगे
और किसी भी प्रोडक्ट से, किसी दूसरे कंपाउंड से आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ HCl और MnO2 पे फोकस करिए। ध्यान से देखिए, MnO2 के 1 मोल है और इस 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए हमें 4 मोल HCl की रिक्वायरमेंट है। चलो इसको लिखते हैं हम लोग। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 है। हमने देखा 1 मोल ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विद, कितने मोल के साथ रिएक्शन करता है, आंसर आता है दैट इज 4 मोल्स ऑफ HCl के साथ। तो बताइए 5/87 कितने के साथ रिएक्शन करेगा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 5/87 मोल्स ऑफ HCl के साथ। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 20/87 मोल्स ऑफ HCl के साथ। तो हमारे पास थर्ड स्टेप से मोल्स ऑफ HCl कैलकुलेट हो जाते हैं, दैट इज 20/87। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हम मोल्स निकालेंगे, क्वेश्चन जिस फॉर्म में कहता है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, तो अब हम इसे मास में कन्वर्ट कर देते हैं। यही हमारा स्टेप नंबर 4 होता है, दैट इज मास ऑफ HCl हम कैसे निकालें, तो हम कन्वर्जन चार्ट से जानते हैं, जो भी मोल होते हैं उसे आप मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। मोल हमारे पास आए हैं 20/87, मॉलिक्यूलर मास, HCl का मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे आप यहाँ पर, क्योंकि आप HCl के मोल्स निकाल रहे हैं, दैट इज 36.5। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे दिस मच ग्राम्स। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो आपने 4 स्टेप्स इसमें लगाए और आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलिए इस पे एक और हम क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो फिर से हम स्टेप नंबर 1 लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है, इक्वेशन को लिखते हैं, दैट इज CaCO3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl gives CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। स्टेप नंबर 2, अब क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है उसे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन डाटा ये दिया है, इसका मतलब हमें वॉल्यूम बताया है HCl का। वॉल्यूम ऑफ HCl इज 25 ml। लीटर को लीटर में कन्वर्ट करिए इसे, 25 इंटू 10⁻³ लीटर्स। मोलैरिटी निकालेंगे HCl की, क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है HCl की मोलैरिटी, दैट इज 0.75 मोलर। अब कन्वर्जन चार्ट को याद करिए, अगर आपको मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो आप मोल्स कैसे निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ HCl हो जाते हैं दैट इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ मोलैरिटी की वैल्यू है 0.75 इंटू 25 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास मोल्स आ गए। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में हमें यूनिटरी मेथड लगाना है, तो उसके लिए हमें इक्वेशन को देखना होगा। ध्यान से देखिए, इक्वेशन के अंदर हमें HCl दिया है, CaCO3 दिया है। पहले समझते हैं निकालने किसके मोल्स हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है व्हाट मास ऑफ CaCO3। इसका मतलब हमें इक्वेशन में एक तो CaCO3 को देखना है, साथ में HCl को देखना है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आप CaCO3 को देखिए, इसके सिर्फ 1 मोल की रिक्वायरमेंट है। HCl को देखिए, इसके 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट है। तो कैसे लिखेंगे हम इस बात को, हमारे पास HCl के मोल्स पहले से प्रेजेंट है। तो स्टेप नंबर 3 हो जाता है 2 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट्स विद, 2 मोल्स किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, दैट इज 1 मोल ऑफ CaCO3 के साथ। तो बताइए 1 मोल किसके साथ रिएक्शन करेगा, 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट्स विद दैट इज हाफ मोल ऑफ CaCO3 के साथ। तो बताइए जो वैल्यू आई है हमारे पास 0.75 इंटू 25 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट्स विद, ये किसके साथ करेंगे, दैट इज हाफ टाइम्स ऑफ 0.75 इंटू 25 इंटू 10⁻³। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज दिस मच मोल्स ऑफ CaCO3। तो इसे कैलकुलेट करके आपके पास मोल्स ऑफ CaCO3 आ चुके हैं, दैट इज दिस मच मोल्स।
अब अगर आपके पास मोल्स आ गए तो आप इजीली स्टेप नंबर 4 लगा सकते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर मोल पता है तो हम मास आसानी से निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ CaCO3 हो जाता है मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोल हमने निकाल लिए हैं। अब CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 3s are 48, 48 प्लस 12 60 प्लस 40 दैट इज 100। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे मास आ जाएगा दिस मच ग्राम्स, और ये हमारा आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा कि 4 स्टेप्स लगाकर हम स्टोइशियोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि ये 4 स्टेप उस पर कैसे अप्लाई होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 1.5 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल। अब जब इम्प्योर सैंपल दिया है तो इसके मोल्स हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमें नहीं पता इम्प्योरिटीज का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। दैट्स व्हाई 1.5 ग्राम हमारे लिए किसी यूज का नहीं है अभी, क्योंकि हम इसमें मोल्स नहीं निकाल सकते। ऑफ सोडियम सल्फेट dissolved in water was heated with excess of barium chloride solution when 1.74 gram of BaSO4। yes, ये हमारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग डाटा है। हमें मास बताया है बेरियम सल्फेट का, दैट इज 1.74 ग्राम्स। तो सबसे पहले तो इक्वेशन बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है इक्वेशन बनाइए। आपने 10th क्लास में पढ़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल वही इक्वेशन है। हमारे पास पहले Na2SO4 है, इसे हमने पानी में डाला तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें हम BaCl2 मिला रहे हैं, ये भी हम पानी में डाल रहे हैं। एज अ रिजल्ट हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है BaSO4 का, जिसे हम सॉलिड से डिनोट कर रहे हैं, एंड मिल गया साथ में 2 टाइम्स ऑफ NaCl। तो ये बन गई हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन। अब स्टेप 2 पे आते हैं। जो भी गिवन डाटा है उसके मोल्स निकालिए। अब गिवन डाटा तो यहाँ पे 1.5 ग्राम भी है और 1.74 ग्राम भी है, लेकिन मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में कि 1.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल का मास है, उसके मोल्स आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास इम्प्योरिटीज का मॉलिक्यूलर मास नहीं है। तो क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ BaSO4 का ही मास पता है, तो बताते हैं मास ऑफ BaSO4 दैट इज 1.74 ग्राम्स। अब हम मॉलिक्यूलर मास सोचते हैं, तो Ba का एटॉमिक मास प्लस सल्फर का एटॉमिक मास प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास, ये वैल्यू होती है हमारे पास 137 प्लस 32 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 16। आप टोटल सम करेंगे तो वैल्यू हो जाती है हमारे पास 233 ग्राम पर मोल। तो बताइए मोल्स ऑफ BaSO4 कितने हो जाते हैं? तो जो भी हमें मास दिया है 1.74 डिवाइड बाय 233, ये हमारे पास मोल्स आ गए। सेकंड स्टेप में यही बात बताई गई थी कि जो भी गिवन डाटा होता है उससे आपको मोल्स निकालने चाहिए। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में हमें यूनिटरी मेथड लगाना है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है परसेंटेज प्योरिटी बताइए सैंपल की, तो यहाँ पे सैंपल कौन है? Na2SO4। तो यस, क्वेश्चन आपको Na2SO4 की अमाउंट यानी कि उसकी प्योरिटी निकालने की बात पूछ रहा है, और जो गिवन डाटा है वो BaSO4 का दिया है। ध्यान से देखिए स्टोइशियोमेट्री को, स्टोइशियोमेट्री क्या होती है? जो आगे के नंबर्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये नंबर 1 है और ये नंबर भी 1 है। जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब 1 होता है। तो BaSO4 का 1 मोल बनता है कब? जब Na2SO4 का 1 मोल रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब हो गया, इसको यूनिटरी मेथड में लिखते हैं, 1 मोल ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड। कब बनता है 1 मोल? जब 1 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ Na2SO4 से। तो बताइए 1.74 डिवाइड बाय 233 कब बनेगा? इतना मोल कब बनेगा BaSO4 का? जब 1.74 अपॉन 233 मोल ऑफ Na2SO4 रिएक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहां पे मेरे पास मोल्स ऑफ Na2SO4 आ चुका है। मोल्स ऑफ Na2SO4 आ गए, दैट इज 1.74 डिवाइड बाय 233। अब स्टेप 4 क्या कहता है? जिसमें कहता है उसमें कन्वर्ट कर दो। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है परसेंटेज प्योरिटी।
तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए हमारे पास मास ऑफ प्योर Na2SO4 होना चाहिए। तो पहले हम मास ऑफ Na2SO4 निकाल लेते हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंस का मास निकाल रहे हैं। तो जब प्योर सब्सटेंस का मास निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मोल इनटू प्योर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास। मोल मेरे पास है 1.74 डिवाइड बाय 233। अब मुझे मॉलिक्यूलर मास सोचना है। प्योर Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? Na का होता है 23 इंटू 2 दैट इज 46 प्लस 32 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 16 दैट इज 64। आप टोटल सम करिए, वैल्यू आती है 142। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से हमारे पास मास आ जाएगा दिस मच ग्राम्स। ध्यान रखिए ये मास डेफिनेटली 1.5 से छोटा आएगा, कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमें 1.5 ग्राम तो इम्प्योर सैंपल का मास था, उसमें से प्योर का मास मैंने निकाल लिया है। जो बचा हुआ मास है वही इम्प्योरिटीज का मास है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में कहा गया परसेंटेज प्योरिटी बताओ, तो परसेंटेज प्योरिटी हम कैसे निकालेंगे? दैट इज मास ऑफ pure Na2SO4 divided by mass of impure sample that is impure Na2SO4 into 100। तो ये मास आपने निकाल लिया है, ऊपर कैलकुलेट करा है। ये वैल्यू आपको दी हुई है 1.5 इंटू 100। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल से थोड़ा सा ट्रिकी था। आपको परसेंटेज प्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हम प्योर सब्सटेंस का मास निकालते हैं, उसे इम्प्योर से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी आ जाती है। चलिए अब थोड़ा सा और एक ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है 1.84 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3, यानी कि ना तो हमें CaCO3 का मास दिया है ना MgCO3 का मास दिया है, हमें इस मिक्सचर का मास दिया है। इज स्ट्रांगली हीटेड। तो अब आप अपनी जूनियर क्लास की इक्वेशंस को याद करिए। अगर हम CaCO3 को हीट करते हैं तो क्या होता है? CaCO3 सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसे हीट करते हैं तो बनता है CaO, ये सॉलिड है, एंड CO2 गैस उड़ जाती है। जो बच जाता है उसी को हम रेजिड्यू बोलते हैं। और इसी तरह जब हमने MgCO3 को हीट करा होगा तो MgCO3 भी हीट होने पर बन गया होगा MgO सॉलिड फॉर्म में, एंड साथ में CO2 गैस इवॉल्व आउट हो गई होगी। तो पहला स्टेप होता है जो भी गिवन डाटा है उसकी इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन आपकी जूनियर क्लास से लिंक है, आप इजीली बना सकते हैं। अब स्टेप नंबर 2 को सोचेंगे। स्टेप नंबर 2 कहता है जो भी गिवन डाटा है उससे मोल्स निकालो। लेकिन मोल्स कैसे निकालें? या तो गिवन डाटा है 1.84 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3, तो चलो मान लेते हैं मास ऑफ मिक्सचर, हमें मिक्सचर का मास बताया गया है 1.84 ग्राम्स। चलो मान लेते हैं कि लेट द मास ऑफ CaCO3, हमने CaCO3 का मास मान लिया इस मिक्सचर के अंदर x ग्राम है। तो एक मिक्सचर का मास 1.84 ग्राम है और उसमें CaCO3 का मास x ग्राम है। तो बताइए मास ऑफ MgCO3 कितना हो जाएगा? दैट इज 1.84 माइनस x, कितना ग्राम्स? इजी। लेकिन स्टेप 2 क्या कहता है? जो भी गिवन डाटा है उससे मोल्स निकालिए। यहां पे गिवन डाटा मास था और मास से मोल्स निकालने आप कन्वर्जन चार्ट से जानते हैं, तो इससे मोल्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाते हैं मोल्स ऑफ CaCO3, दैट इज जो भी मास है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास 100 होता है। इसी तरह से हमारे पास है मोल्स ऑफ MgCO3, तो जो भी मास है उससे मोल्स निकालिए 1.84 माइनस x डिवाइड बाय MgCO3, और MgCO3 का जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो 84 होता है। अब दोनों के मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। स्टेप नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है द रेसिड्यू वेज 0.96 ग्राम। तो रेसिड्यू का मतलब क्या है? दैट इज जो बच गया। जब हमने CaCO3 को हीट किया तो CO2 गैस तो इवॉल्व आउट हो गई, तो बच कौन गया? दैट इज CaO। MgCO3 को हीट किया, वो भी MgO हमें दे देगा और CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व आउट हो जाएगी। तो बचा हुआ कौन है यहाँ पर? तो बचा हुआ है दैट इज CaO एंड MgO का मिक्सचर, और इसका मास हमें बताया है दैट इज 0.96 ग्राम। तो अब इसके बारे में सोचते हैं।
हमें दिखाई दे रहा है कि 1 मोल CaCO3 हमें देता है ओनली 1 मोल CaO। सिमिलरली 1 मोल MgCO3 देता है हमें ओनली 1 मोल MgO। इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्टेप नंबर 3 में। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव्स कितना दे रहा है? अभी हमने देखा इक्वेशन में, दैट इज ओनली 1 मोल ऑफ CaO। तो बताइए x अपॉन 100 कितना देगा? दैट इज सेम वैल्यू x अपॉन 100। इतने मोल्स CaO के हमें मिलेंगे। तो इसी तरह सोचते हैं MgCO3 के लिए। 1 मोल ऑफ MgCO3 गिव्स हाउ मेनी, कितना देता है? दैट इज ओनली 1 मोल देता है MgO का। तो इसी तरह सोचते हैं 1.84 माइनस x अपॉन 84, ये कितना देंगे? दैट इज 1.84 माइनस x अपॉन 84, कितने मोल्स ऑफ MgO। आप देख रहे हैं थर्ड स्टेप कहता है कि यूनिटरी मेथड लगाइए और जो भी हमारा जो टर्म है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है उसके मोल्स निकालिए। इतना काम हमने कर लिया। अब स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 के अंदर हमसे कहा जाता है कि जिसमें क्वेश्चन बोलता है उसमें कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन यहाँ पे रेजिड्यू का मास हमें दे रहा है, तो यस हम निकाल लेते हैं। दैट इज मास ऑफ CaO। इसका मतलब हो जाता है मोल इनटू मोलर मास। मोल की वैल्यू अभी हमने निकाली है x अपॉन 100 एंड मॉलिक्यूलर मास सोचिए, कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, 40 प्लस 16 इज 56। तो ये हमारे पास मास ऑफ CaO आ गया, इतना ग्राम्स। इसी तरह से आप निकालेंगे मास ऑफ MgO, दैट इज मोल इनटू मोलर मास। तो मोल तो हमारे पास आ चुके हैं। मोल हमारे पास है 1.84 माइनस x डिवाइडेड बाय 84 इनटू मॉलिक्यूलर मास सोचना है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, ऑक्सीजन का होता है 16, 24 प्लस 16 दैट इज 40। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई इतने ग्राम्स। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बताया था, स्टेप 4 हमने लगा दिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद सोचना है। क्वेश्चन हमें बताया है मास ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जो बच जाता है उसे रेजिड्यू कहते हैं। दैट इज इक्वल टू मास ऑफ CaO प्लस मास ऑफ MgO। तो रेजिड्यू का मास हमें दिया है 0.96 इज इक्वल टू 56x अपॉन 100 प्लस 40 अपॉन 84 टाइम्स ऑफ 1.84 माइनस x। अब ये बन गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे क्वेश्चंस आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखे हैं। यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाती है। सोचिए अगर x निकल गया तो इसका मतलब आपके पास आ गया मास ऑफ CaCO3, इसी को हमने स्टार्टिंग में x माना था, दैट इज दिस मच ग्राम्स। अगर ये निकल गया तो इसका मतलब आप निकाल सकते हैं मास ऑफ MgCO3, दैट इज 1.84 माइनस x, इसका मतलब इतने ग्राम्स। दोनों के मासेस आ चुके हैं। अब आपको परसेंटेज निकालनी थी। परसेंटेज का फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज परसेंटेज ऑफ CaCO3। कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब हो गया CaCO3 का मास दैट इज दिस मच ग्राम्स डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास हमारे पास है 1.84 ग्राम्स इनटू 100। तो इस तरह से हमारे पास CaCO3 की परसेंटेज आ जाएगी। हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ MgCO3। तो MgCO3 का मास हम निकाल चुके हैं, दैट इज दिस मच ग्राम्स डिवाइड बाय 1.84 ग्राम्स इनटू 100 इज इक्वल टू दिस मच परसेंट। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने 4 स्टेप्स लगाए। 4 स्टेप्स तो बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको सिखाए गए हैं, लेकिन उसके बाद हमने अपनी जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, जो जूनियर क्लास की मैथमेटिक्स है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन सबको हमने कॉन्सेप्ट्स को लगाया और उससे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया एंड फाइनली हमने परसेंटेज को निकाल लिया। अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया क्या है, द ड्रेन क्लीनर ड्रेन X कंटेन स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम which reacts with caustic soda। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दी है तो ये क्वेश्चन आपको याद रखनी होगी। ये आपके 9th-10th के सिलेबस की क्वेश्चन नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। तो कैसे याद करते हैं, चलो उसकी एक टेक्निक बनाता हूं मैं। दैट इज एल्यूमिनियम को जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं NaOH के साथ, जो कि एक्वस फॉर्म में मिलता है
और इसमें हम H2O भी साथ में दे रहे हैं। H2 एक लिक्विड होता है। एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें मिल जाता है दैट इज Na2AlO2, इसे बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और साथ में लिबरेट होती है H2 गैस। अब हम इनको बैलेंस कैसे करें, तो इसका तरीका है, सबके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यहाँ पे 2 होंगे, 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 2 टाइम्स ऑफ NaOH, 2 टाइम्स ऑफ H2O, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम मेटल एल्यूमिनेट एंड 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस। ये इक्वेशन को आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आएगी तो आपको इक्वेशन खुद बनानी होगी, और ये इक्वेशन आपकी इसी साल यानी कि 11th क्लास में ही आप इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जूनियर क्लास में आप इसे नहीं पढ़ते हैं। अब स्टेप 2 की बात करते हैं, और स्टेप 2 में आप जानते हैं कि जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उससे मोल्स निकालिए। तो हमें गिवन डाटा दिया है 0.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने हो जाते हैं, जो भी मास है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। थर्ड स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 होता है कि जिसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है उसके मोल्स निकालो। तो क्वेश्चन किसके बारे में कह रहा है, चलो सोचते हैं। हमें एल्यूमिनियम का गिवन डाटा है और क्वेश्चन हमसे H2 के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है। पढ़िए इस बात को, कहां लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन एट दिस टेम्परेचर एंड दिस बार प्रेशर विल बी रिलीज्ड। इसका मतलब क्वेश्चन आपसे H2 के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है। अब ध्यान से देखिए इनके स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स, ये जो आगे नंबर लिखे होते हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इन्हीं को बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स या फिर स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स, और इसी से वर्ड बनता है स्टोइचियोमेट्री। इतने न्यूमेरिकल्स जो हम कर रहे हैं उसमें हम इसी नंबर को हम आपस में कंपेयर करते हैं, और तभी ये वर्ड बना है स्टोइचियोमेट्री, क्योंकि नंबर्स को हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं। तो यहां पे हमें नजर आ रहा है कि 2 मोल्स एल्यूमिनियम के रिएक्ट करते हैं और तब जाके हमें 3 मोल्स H2 मिलता है। चलो लिखते हैं इस बात को। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स दैट इज 3 मोल्स ऑफ H2 गैस। तो बताइए 1 मोल कितना देगा, दैट इज 3/2 मोल्स ऑफ H2 गैस। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें निकालना है 0.15 अपॉन 27 के लिए, तब कितना मिलेगा, दैट इज 3/2 इंटू 0.15 अपॉन 27 दिस मच मोल्स ऑफ H2 गैस। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या सीखा था कि हम इजीली यूनिटरी मेथड अप्लाई करके मोल्स ऑफ H2 गैस निकाल सकते हैं, दैट इज 3/2 into 0.15 divided by 27 this much moles। अब स्टेप 4 क्या होता है, स्टेप 4 होता है कि जिसमें क्वेश्चन कहता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन ने हमसे H2 गैस का वॉल्यूम मांगा है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट STP कन्वर्जन चार्ट यूज करिए। अगर आपके पास मोल है तो उस मोल से वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है, दैट इज मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 लीटर से। तो यहाँ पे हमारे पास है 3/2 इंटू 0.15 अपॉन 27 इंटू 22.4 लीटर्स। लेकिन ये वॉल्यूम तो STP पर आया है, क्वेश्चन ने तो हमें कुछ और ही टेम्परेचर प्रेशर दिया है। क्वेश्चन ने टेम्परेचर बोला है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर बोला है 1 बार। अब मैंने आपको मोल कंसेप्ट की वीडियो में ये बात बताई थी कि जब भी एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। चलो लिखते हैं। यहाँ पे STP कंडीशंस पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर हमारे पास कितना होता है STP पर, दैट इज 1 बार। टेम्परेचर कितना हम बोलते हैं, STP कंडीशंस पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। STP कंडीशंस में हमने वॉल्यूम कितना निकाला है, दैट इज 3/2 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 22.4 लीटर्स। इस सबको हम एंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी आप बीच में कैलकुलेट ना करें। गिवन कंडीशंस क्या है हमारे पास, तो गिवन कंडीशंस है कि प्रेशर हमें दिया है 1 बार, हमें टेम्परेचर बताया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 293 केल्विन, एंड वॉल्यूम, यही तो क्वेश्चन मार्क है जो हमें निकालना है। तो इनिशियल कंडीशंस को हम मान लेते हैं 111, फाइनल कंडीशंस को बोल देते हैं 222, एंड फॉर्मूला हमने सीखा था P1V1 अपॉन T1
इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया गया है, समझाया गया है, और इसका डेरिवेशन आगे आने वाले चैप्टर्स में आप सीखने वाले हैं। तो P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। वैल्यू को पुट करेंगे यहां पर, तो हमारे पास ये वैल्यू है 1 बार, ये वैल्यू है 3/2 इंटू 0.15 अपॉन 27 इंटू 22.4 डिवाइड बाय T1 की वैल्यू हमारे पास होती है 273 विच इज इक्वल टू P2 की वैल्यू है 1 बार, V2 हमें निकालना है, डिवाइड बाय टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास है 293। तो यहाँ पे V2 मिसिंग है और V2 आप इजिली कैलकुलेट करेंगे, दैट इज दिस मच लीटर, एंड यही आंसर होगा क्योंकि आपसे अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ H2 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर पूछा गया है। इतने सारे क्वेश्चंस आपने करे स्टोइशियोमेट्री के और देखा कि कैसे हमें एक सब्सटेंस का डाटा गिवन था और इससे हमने दूसरे सब्सटेंस का डाटा निकाल लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट का डाटा गिवन होता है और अब हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हम फर्स्ट रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग सोचें या सेकंड रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग सोचें। जब भी दो रिएक्टेंट का डाटा गिवन होगा तो पहले हमें डिसाइड करना होगा कि इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट और कौन है एक्सेस रिएक्टेंट। ये क्या चीज होती है? लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब होता है वो रिएक्टेंट जो किसी रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, जिसके अमाउंट एंड में जाके 0 हो जाती है, जो बिल्कुल भी नहीं बचता। लेकिन एक्सेस रिएक्टेंट, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जिसकी अमाउंट हमने शुरू में बहुत ज्यादा ली थी, रिएक्शन में यूज हुआ लेकिन एंड में जाके बच गया। चलो डेली लाइफ के एग्जांपल से इसे समझते हैं। आप मंथ की स्टार्टिंग में ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हैं, आप ग्रोसरी की सारी आइटम्स रखते हैं। क्या सारी आइटम्स सभी सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होती है? अगर आपने ग्रोसरी लिस्ट में रखा है 10 kg आटा, तो क्या 10 kg रेड चिली भी होता है? क्या 10 kg शुगर भी होता है? ऑफ कोर्स नॉट। अलग अलग चीजों की अमाउंट हमारी डेली लाइफ में अलग अलग अमाउंट में कंज्यूम होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अलग अलग चीजें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डिफरेंट होता है। आटा बहुत ज्यादा लगता है, चावल ज्यादा लगता है, दाल ज्यादा लगती है, लेकिन जो मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं, वो कम लगते हैं। इसी तरह से जब एक रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, हमने सारे रिएक्टेंट्स इक्वल अमाउंट में डाल दिए, लेकिन सब इक्वल अमाउंट में तो रिएक्ट नहीं करेंगे ना। जो रिएक्शन के रिएक्टेंट पूरी तरह से रिएक्ट हो गए उन्हें बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्टेंट भी होंगे जो एंड में जाके बच जाएंगे, जिनकी अमाउंट स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा थी, इसी को बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। तो जैसे मैंने ग्रोसरी का एग्जांपल दिया कि स्टार्टिंग में ही आपने अगर बहुत ज्यादा रेड चिली पाउडर लाए हैं या बहुत ज्यादा टर्मरिक पाउडर लाए हैं, तो पूरे मंथ में 10 kg रेड चिली पाउडर कंज्यूम नहीं होगा, पूरे मंथ में 10 kg टर्मरिक पाउडर कंज्यूम नहीं होगा। एंड में जाके मंथ के एंड में आप देखेंगे कि बहुत सारी अमाउंट इन सभी मसालों की बच गई है। यस, तो ये मसाले हो गए हमारे लिए एक्सेस रिएजेंट, और जो हमने आटे की बात करी वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, आइए सीखते हैं वीडियो में। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें CaCO3 का मास भी दिया है और HCl का मास भी दिया है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि CO2 का कितना मास लिबरेट होगा। यानी सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, दोनों का मास गिवन है, दोनों के मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम किसके मोल्स के रिस्पेक्ट में सोचेंगे कि CO2 का मास कितना होगा। जब भी हमें दो रिएक्टेंट का डाटा गिवन होता है तो ऐसे केस को हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का केस कहते हैं। इस केस में हमें फर्स्ट डिटरमाइन करना होगा कि इन दोनों में से कौन है लिमिटिंग रिएजेंट और कौन है एक्सेस रिएजेंट। जैसा कि अभी आपने सुना, लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसके मोल्स रिएक्शन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, लेकिन एक्सेस रिएक्टेंट वो होगा जिसके मोल्स रिएक्शन के बाद बच जाते हैं। तो फिर से वही 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, बैलेंस्ड इक्वेशन बनाते हैं। CaCO3 सॉलिड फॉर्म में मिलता है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl, ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में है, गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये गैस लिबरेट हो गई है और इसी के बारे में हमें फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 2, जैसा कि आपने सीखा था कि हमें मोल्स कैलकुलेट करने चाहिए, तो मोल्स ऑफ CaCO3 निकालते हैं।
दैट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास 100 होता है, वैल्यू हो जाती है 0.2। इसी तरह से आप मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे। HCl का मास 20 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5, दैट इज डिवाइड करने पर वैल्यू आती है 0.548। अब दोनों के मोल्स आ गए, हमें ये सोचना है कि दोनों के मोल्स में से किसके मोल्स हैं जो पूरी तरह रिएक्ट हो रहे हैं और किसके मोल्स हैं जो बच रहे हैं, एंड में बच जाते हैं। आप सिर्फ इन नंबर को देख के 0.2 और 0.548 को देखकर नहीं बता सकते कि इसमें कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। ऐसा गलती नहीं करनी है कि सर जो हमेशा नंबर लेस होगा वो लिमिटिंग होगा और जो नंबर जो ग्रेटर होगा वो एक्सेस होगा। ये रॉन्ग तरीका है। तो अब इसका राइट तरीका क्या है, चलो समझते हैं। तो यहां पे हमारे पास है फर्स्ट रिएक्टेंट, इसके मोल्स निकालेंगे जो हम निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैंने आपको अभी बताया था स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो आगे नंबर लिखा होता है उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह से दूसरे का निकालते हैं, मोल्स ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट डिवाइड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो उसके आगे नंबर लिखा होता है उसी को बोल रहे हैं उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है और कंपैरिजन करने पर जो वैल्यू छोटी आएगी वही होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं CaCO3 के लिए, तो यहाँ पे हो जाते हैं मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय CaCO3 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखते हैं क्या वैल्यू है। तो ये वैल्यू हमारे पास है 1, जब कोई नंबर नहीं होता तो इसे 1 बोलते हैं, तो ये वैल्यू 1 है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं दैट इज मोल्स ऑफ सेकंड रिएक्टेंट। तो सेकंड रिएक्टेंट के मोल्स हमारे पास दैट इज मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय HCl का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखते हैं क्या नंबर है, दैट इज 2 है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम लिख देंगे 2। दोनों नंबर को कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करते हैं। CaCO3 के मोल्स अभी हमने निकाले थे, दैट इज 0.2 डिवाइड बाय 1। मोल्स ऑफ HCl हमने निकाले थे, दैट इज 0.548 डिवाइड बाय 2। दोनों वैल्यू को सिंप्लीफाई करो, ये वैल्यू आती है 0.2 और ये डिवाइड बाय 2 करने पर वैल्यू आती है 0.273। आप देख रहे हैं इन दोनों का कंपैरिजन करने पर आपको समझ में आता है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 0.2, ये वैल्यू लेस है कंपैरेटिवली 0.273, ये वैल्यू हाई है। जो वैल्यू हाई होती है उसको हम बोल देते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ये बड़ी वैल्यू आ रही है इसलिए इसे हम एक्सेस रिएक्टेंट मानेंगे, लेकिन ये जो लेस वैल्यू है ये हमारे पास छोटी है, और छोटी का मतलब हो गया ये पूरी तरह रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस तरह से हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्योंकि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढ लिया है तो स्टेप 3 लिमिटिंग के अकॉर्डिंग ही सोचना है। चलिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि 1 मोल CaCO3, ये 1 मोल है CaCO3 का, जो रिएक्ट करने पर हमें देता है 1 मोल ऑफ CO2। तो इसी को हम यहां लगा रहे हैं। इसका मतलब 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव्स कितने मोल्स देता है, दैट इज ओनली 1 मोल ऑफ CO2 देता है। तो बताइए 0.2 मोल्स कितना देंगे, दैट इज ओनली 0.2 मोल्स ऑफ CO2 देंगे। तो यहां से हमारे पास मोल्स ऑफ CO2 आ जाते हैं, दैट इज 0.2। अब स्टेप नंबर 4 सोचते हैं। स्टेप नंबर 4 आप जानते हैं कि एक बार अगर आपने मोल्स निकाल लिए तो इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में मास पूछा गया है, तो मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोल मेरे पास है 0.2 और मोलर मास मेरे पास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44। मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया 8.8 ग्राम्स। तो इस तरह से हम जब भी 2 रिएक्टेंट का डाटा गिवन होता है उस 2 रिएक्टेंट से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसके मोल्स रिएक्शन में पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं, उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जिसके मोल्स एक्सेस में होते हैं उसे बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। मैंने आपको तरीका बताया कैसे आप सोच सकते हैं। दोनों के मोल्स निकालिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप डिवाइड करिए,
वैल्यू आएगी। सिमिलरली दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स निकालकर उसे भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप डिवाइड करिए, वहां पे वैल्यू आएगी और उसको कंपैरिजन करिए। जिसकी वैल्यू लो आती है वो लिमिटिंग होता है और जिसकी वैल्यू हाई आती है वो एक्सेस होता है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं इसका मतलब दोनों ही लिमिटिंग है। आप दोनों में से किसी के अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों केसेस में सेम ही आएगा। चाहे आप फर्स्ट रिएक्टेंट के अकॉर्डिंगली आप निकालते हैं CO2 का अमाउंट या सेकंड रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं CO2 के अमाउंट, तो दोनों के अकॉर्डिंग आंसर हमारा सेम ही आता क्योंकि दोनों रिएक्शन में पूरी तरह यूज हो रहे हैं। चलिए इस पे एक और न्यूमेरिकल करते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2, यानी फिर से दो रिएक्टेंट और दोनों का मास गिवन है। ये दोनों कंबाइन करते हैं और बनाते हैं अमोनिया गैस। तो स्टेप नंबर 1 की अब हम बात करेंगे। स्टेप नंबर 1 होता है कि जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उससे इक्वेशन सोचिए। N2 गैस है, H2 भी एक गैस है, 3 टाइम्स मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया और ये भी एक गैस है। स्टेप नंबर 2 होता है जो भी गिवन डाटा है उससे मोल्स निकालिए। तो यहाँ पे हम मोल्स की बात कर रहे हैं। मोल्स ऑफ N2 हो जाते हैं 50 kg। kg को आप ग्राम्स में करेंगे क्योंकि मोल्स निकालने के लिए मास ग्राम्स में होना जरूरी है। डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। N2 का मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 14 into 2 इट मींस 28। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस वैल्यू को। ये वैल्यू आती है 1.78 into 10⁻³ ये मोल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इसी तरह से हम सोचते हैं मोल्स ऑफ H2। H2 के मोल्स हमारे पास हो जाएंगे उसका मास है 10 किलोग्राम्स। किलोग्राम्स को ग्राम में करते हैं कन्वर्ट, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है 2 दैट इज वैल्यू आती है 5 into 10⁻³ इतने मोल्स। अब कुछ बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, वो सोचते हैं सर जो वैल्यू छोटी है वो लिमिटिंग है और जो वैल्यू बड़ी है तो वो उसे एक्सेस मान लेते हैं। इसका मतलब 1.78 लिमिटिंग हो गया क्योंकि छोटा नंबर है और 5 बड़ा नंबर है तो ये एक्सेस हो गया। लेकिन ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको जो कंपैरिजन करने का तरीका बताया बिल्कुल उसी तरह से करें। कंपैरिजन कैसे करेंगे? दैट इज मोल्स ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्टेंट है N2 डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी मैंने बताया था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो आगे नंबर होता है उसी को बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल्स ऑफ सेकंड रिएक्टेंट दैट इज H2 डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो भी उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है मोल्स ऑफ N2। अभी हमने मोल्स ऑफ N2 निकाले दैट इज 1.78 into 10⁻³ डिवाइड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इक्वेशन में चेक करिए। तो इक्वेशन में ये वैल्यू हमारे पास जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होती है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 है डिवाइड बाय 1। अब इसी तरह से हम H2 के बारे में सोचते हैं। इसके मोल्स हमने निकाले हैं दैट इज 5 into 10⁻³ डिवाइड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं और यहाँ पे जो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है ये होता है 3। ये वैल्यू पहले 1 आई थी, अब H2 की वैल्यू आ रही है 3 तो यहाँ पे रख देते हैं 3। दोनों नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करने पर ये वैल्यू हो जाती है 1.78 into 10⁻³ ये नंबर आ रहा है और 5/3 करते हैं और इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारे पास दैट इज 1.66 into 10⁻³। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा छोटा नंबर है? साफ नजर आ रहा है आपको कि ये वैल्यू हमारे पास लेस है। जो वैल्यू लेस होती है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये जो 1.78 10⁻³ है ये बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर मतलब ये एक हाई नंबर हो गया और इसीलिए इसका नाम हो जाता है एक्सेस रिएक्टेंट। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि सर जो हमेशा मोल्स निकालने पर छोटा नंबर आएगा तो इससे हम बोल देंगे लिमिटिंग, बड़ा नंबर आएगा उसे बोल देंगे एक्सेस। अब आप देखिए ऐसा तो क्वेश्चन रॉन्ग ही हो जाएगा। राइट तरीका ये होता है। तो हमारे पास जो H2 था ये बन गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट इज H2। अब क्योंकि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लिया, इसी से ही स्टेप नंबर 3 को सोचिए। स्टेप नंबर 3 क्या है? यूनिटरी मेथड लगाना है।
किसके बीच में? हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन, एंड साथ में बोला गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया। तो हमें अब सोचना है H2 के रिस्पेक्ट में और अमोनिया के लिए। ध्यान से देखें इन दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को। 3 मोल्स ऑफ H2 देते हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो 1 कितना देगा? और ये जो 5 × 10³ मोल्स हमने बनाए हैं H2 के, ये कितने देंगे? तो इस पे यूनिटरी मेथड हम लगाते हैं। क्या हमने सीखा? 3 मोल्स ऑफ H2 gives, that is 2 moles of ammonia। तो इसका मतलब 1 मोल कितना देगा? That is 2/3 moles of ammonia। इसका मतलब हुआ 5 × 10³ मोल्स कितना देंगे? That is 2/3 × 5 × 10³ मोल ऑफ अमोनिया। इसका मतलब हो जाता है 10/3 × 10³ मोल्स ऑफ अमोनिया। और सिंप्लीफाई करते हैं, 10/3 कितना होता है? दैट इज 3.33 × 10³ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो हमारे पास मोल्स ऑफ अमोनिया आ चुके हैं। ये वैल्यू है 3.33 × 10³ अब जब मोल आ गए तो आप इसे किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 4 होता है, हमसे तो मास पूछा गया था, तो इसका मतलब मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाता है? दैट इज मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोल की वैल्यू आ रही है 3.33 × 10³ एंड अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 + 3 दैट इज 17। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56 × 10³ ग्राम्स, और किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 56 किलोग्राम्स। ये हमारे पास आंसर हो गया। सो आई होप आपको इतने सारे क्वेश्चंस करके स्टोइचियोमेट्री समझ में आई होगी। अब आप इस पे मेरे जो असाइनमेंट है उसे सॉल्व करिए और ये चैप्टर यहाँ पे ओवर हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।